हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट आदर्श कपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है कुछ ऐसे लोगों के स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर जिसका मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। ज्यादातर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोर्ट मैरिज करनी होती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, कितनी फीस लगती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही काफी सारी वीडियो बना के बता चुका हूं। उन वीडियो में कहीं कहीं पर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कुछ चीजें ऐसी है जैसे हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी है तो वहां पर क्या प्रोसेस होती है। तो उससे मुझे इस वीडियो का आइडिया है कि भाई एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट में काफी सारे प्रावधान बदल जाते हैं। जैसे नॉर्मल शादी करनी है तो वो 2 दिन 5 दिन 7 दिन में हो जाती है, जगह के अनुसार उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी होती है अगर किसी व्यक्ति को तो उसमें लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। दूसरा ये, अगर किसी व्यक्ति को शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करनी है जिसका धर्म अलग है, देखो जाति अगर अलग अलग है तो आप हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी शादी कर सकते हो, पंजीकरण कराकर भी शादी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाता है मैरिज का। लेकिन अगर आप लोगों का धर्म ही अलग अलग है, जैसे एक कोई हिंदू है, एक कोई सिख है या ईसाई है, मुस्लिम है, ऐसा अंतर धर्म के अंतर्गत अगर आपको शादी करनी है तो ऐसी स्थिति में आपके पास वो जो ऑप्शन है, जो रिलीजन वाले मैरिज के जो ऑप्शन होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज का हो गया, या ऐसे जो एक धर्म के जो एक्ट बने हुए हैं वो सारे जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वो कौन सा बचता है? वो बचता है स्पेशल मैरिज एक्ट का ऑप्शन। यानी कि आपको वहां पर जब आपको अंतर धर्म में जाकर के शादी करनी है तो आपको सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आप शादी कर सकते हो, उसको जो है रजिस्टर करवा सकते हो। या फिर अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जिसकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है, यानी कि कोई भारत से बाहर के व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको किसका सहारा लेना पड़ता है? स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि अगर आपका पार्टनर जो है वो भारत से बाहर रहता है या आपका पार्टनर का धर्म आपके धर्म से अलग है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही शादी करनी पड़ेगी। नॉर्मल आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। इस स्पेशल मैरिज एक्ट में करने वाली कोर्ट मैरिज और नॉर्मल कोर्ट मैरिज में थोड़ा सा फर्क होता है। दोनों में क्या प्रोसेस होता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा खर्चा भी आपका ज्यादा आता है। तो क्या क्या चीजें वो सारी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि भाई दोनों में फर्क क्या है। जो नॉर्मल अपन शादी की बात करें, जैसे मान लो अपन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बात करें, पंजीकरण वाली शादी की बात करें, तो उसमें क्या होता है, लड़का और लड़की को आना होता है, चाहे उनकी जाति अलग अलग हो चलेगा, कोई जनरल से, ओबीसी, एससी, एसटी कैसे भी है, वो आपस में शादी कर सकते हैं, पंजीकृत वाली शादी कर सकते हैं, अपने विवाह को पंजीकृत करा सकते हैं। और वो एक सर्टिफिकेट जो उनको मिलता है वो वैलिड सर्टिफिकेट होता है। यानी कि वैलिडिटी की बात करें तो भाई दोनों ही वैलिड होते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट वाला भी वैलिड है, वो वाला भी वैलिड है, वैलिडिटी में किसी की कोई कमी नहीं है। वो वाला जो अपन जो पंजीकृत वाली शादी करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो शादी करते हैं, उसमें लगता है समय मैक्स टू मैक्स 7 से 15 दिन का समय लगता है। और उसमें 15 दिन के अंतर्गत तो आपका सर्टिफिकेट बन के आपके हाथ में आ भी जाता है। ज्यादा से ज्यादा समय की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कम से कम तो 1 दिन 2 दिन का टाइम भी लगता है कुछ कुछ जगहों पर, तो वैसी स्थिति भी होती है। लेकिन अपन ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 7 से 15 दिन का समय, अगर आपका धर्म सेम है और आपका नेशनैलिटी भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में 7 से 15 दिन का मैक्स टू मैक्स टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका धर्म अलग है या नेशनैलिटी अलग है, बाहर से बाहर का निवास करने वाला है, तो उसमें 30 दिन का टाइम तो लगता है आपको होल्ड पीरियड, यानी कि जिसको नोटिस पीरियड कहते हैं। 30 दिन का तो नोटिस पीरियड का टाइम लगता है, प्लस फिर शादी करने और बाकी की प्रोसेस होने में और सर्टिफिकेट बन के आने में आप लगभग लगभग 15 दिन का साइन टाइम और मान के चलो, यानी कि लगभग 1.5 महीने का टाइम इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में लग जाता है। खर्चा, इसमें खर्चा कम आता है क्योंकि काफी कम चीजें लगती है, खर्चा भी कम आता है। इसमें कोई घर पर नोटिस वगैरह भी नहीं जाता, नोटिस वगैरह भी कोई टेंशन नहीं होती। इसमें गवाह भी केवल 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है और पंडित जी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें इसमें होती है नॉर्मल शादी में। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आप जाओगे तो उसमें आपको उसकी वैलिडिटी तो पूरी होगी, बराबर होगी, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें आपका खर्चा जो आएगा वो खर्चा भी क्या आएगा, वो खर्चा भी ज्यादा आएगा। सेकंड चीज, आपको गवाह भी इसमें ज्यादा चाहिए होंगे, आपको 3 से 4 गवाहों की आवश्यकता होगी। जनरली 3 से काम चल जाता है, लेकिन कई बार 4 भी मांग लेते हैं। सेकंड चीज ये, इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। थर्ड चीज ये कि भाई इसमें आपको नोटिस का भी दिक्कत रहेगी, इसमें आपका नोटिस भी जाएगा, आप घर पर नहीं जाएगा लेकिन नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा हुआ रहेगा। कितने टाइम के लिए रहेगा? 30 दिन के टाइम के लिए रहेगा नोटिस। उसके अलावा अगर आपकी शादी से किसी को कोई आपत्ति है तो इस वाली शादी में 30 दिन के अंतर्गत कोई भी आकर के आपत्ति दर्ज भी करवा सकता है। तो ये सारी चीजें स्पेशल मैरिज एक्ट में रहती है। स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनका धर्म अलग अलग है या उनका जो पार्टनर है वो भारत से बाहर निवास कर रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जैसे किसी का धर्म सेम है, दोनों हिंदू है और दोनों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, दोनों जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो वो भी अगर चाहें तो नॉर्मल प्रक्रिया की जगह स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोका नहीं जाएगा। लेकिन स्पेशली ये उन्हीं दो लोगों के लिए बना है जिनका धर्म अलग है या भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन बात करेंगे कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में या अंतर धार्मिक विवाह के अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे काम चलता है, उसके बारे में अपन अब बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत यानी कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होता है जो नॉर्मल शादी में भी होते हैं। कैसा? पहला तो है उम्र का क्राइटेरिया। उम्र का क्या क्राइटेरिया है? लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम, और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। 18 साल से प्लस होना चाहिए, 21 साल से प्लस होना चाहिए, यानी कि एक दिन भी अगर इसमें कम होगा तो आप शादी नहीं कर सकते। वैवाहिक स्थिति की अगर बात करें तो दोनों या तो दोनों अविवाहित होने चाहिए या दोनों तलाकशुदा होने चाहिए, यानी कि दोनों में से अगर किसी का भी एक का भी शादी हो चुकी है पहले तो उसका तलाक हो गया होना चाहिए, या विधुर होने चाहिए या विधवा होनी चाहिए। विधुर या विधवा होनी चाहिए। विधवा यानी कि जिसका पति की डेथ हो गई हो, विधुर यानी कि जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और इसका उनके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर डिवोर्स हो गया तो कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री होनी चाहिए। स्टाम्प पर लिखा हुआ डिवोर्स नहीं चलेगा, कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हो। इस चीज का खास ध्यान रखना। सहमति होनी चाहिए, दोनों की फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी को प्रेशर बना करके उसकी सहमति नहीं ली गई हो। मजिस्ट्रेट के सामने जा करके, रजिस्ट्रार के सामने जा करके उनसे सेपरेटली पूछा जा सकता है कि भाई आप इससे शादी अपनी मर्जी से तो कर रहे हो, कोई दबाव तो नहीं है, ये सब उनसे सेपरेटली पूछा जा सकता है, लड़के और लड़के दोनों से अलग अलग जाकर के। निषिद्ध संबंध यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें शादी करना वर्जित है। हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसे संबंध बता रखे हैं जिनके अंदर आप शादी नहीं कर सकते, जैसे कुछ भाई बहन का रिश्ता हो गया, कजिन का रिश्ता हो गया, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव का रिश्ता हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ऐसा अगर रिलेशन आपका बनता है तो ऐसी स्थिति में आप उनसे शादी नहीं कर सकते। तो ये सारा क्राइटेरिया तो सबसे पहले आपका फुलफिल होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका जब फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये सब क्राइटेरिया आप पूरा कर पा रहे हो, इसके बाद आता है आपको शादी के आगे की पक्ष, यानी कि आगे के स्टेजेस। अब पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज तो ये है कि भाई दोनों पक्ष, जो लड़का और लड़की है, या तो जहां लड़का रह रहा है वहां, या जहां लड़की रह रही है वहां, या तो जहां लड़का रह रहा है वहां पर उस जिले का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां जाकर के वो आवेदन कर सकते हैं, या जहां लड़की रह रही है वहां जाकर के वो आवेदन कर सकते हैं। अब लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि कम से कम, जैसे मान लीजिए उदयपुर में वो करना चाहते हैं शादी, तो कम से कम 30 दिनों से उस उदयपुर शहर में वो रह रहे हो और उसके रहने का कोई प्रूफ भी होना चाहिए। यानी कि या तो जैसे आप उदयपुर में शादी करना चाहते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, तो क्या होगा कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उदयपुर में शादी करने के लिए वहां पर जब उदयपुर में रजिस्ट्रार के पास आप जाओगे इस एक्ट के अंदर शादी करने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वहां पर वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या आप 30 दिनों से उदयपुर में रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो उसका प्रूफ बताइए। या तो आपको अपना एड्रेस आपका यहीं का होना चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट में कि हाँ भाई मेरा घर यहीं है और मैं हमेशा से यहीं रह रहा हूं। अगर आपका घर यहाँ नहीं है और आप किराए पे रह रहे हो तो आपको किराया चिट्ठी भी वहां पर सबमिट करनी होगी, ये ध्यान रखना। 30 दिनों से आप यहाँ रह रहे हो, इस शहर में रह रहे हो, या जिस भी शहर में, चाहे या तो लड़का रह रहा हो या लड़की रह रही हो, दोनों साथ में रह रहे हो, इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों में से जो भी रह रहा हो वो 30 दिनों से वहीं रह रहा है, इसका आपको एक प्रूफ देना होगा। जैसे या तो किराए चिट्ठी का देना होगा, या अपना एड्रेस, मकान, आपका जो घर है वो वहीं हो तो उसका प्रूफ देना होगा। ऐसा कोई आपको प्रूफ जो है वो सबमिट करना होगा। ये प्रूफ सबमिट करने के बाद आप एक रिटर्न नोटिस, लड़का और लड़की जो आपस में शादी कर रहे हैं वो एक रिटर्न नोटिस उस जिले के जो भी रजिस्ट्रार हैं उनको देंगे। क्या देंगे? एक रिटर्न नोटिस देंगे। उस रिटर्न नोटिस में स्पेशली लिखा हुआ होगा कि भाई हम आपस में जो है वो शादी करना चाहते हैं और ये सारी चीजें, उसका एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको लिख करके देना होगा। महत्वपूर्ण बात यह कि भाई जो नोटिस उस जिले में विवाह अधिकारी को दिया जाता है, जहां दोनों में से कोई एक पक्ष नोटिस देने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 30 दिनों से निवास कर रहा हो, यानी कि अगर आप 30 दिन से नहीं रह रहे हैं उस जिले में, उस जिले से बाहर रह रहे हो और फिर उस जिले में जाकर के शादी करने का नोटिस देते हैं, तो वो नोटिस आपका जीरो माना जाएगा, यानी कि उस नोटिस को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कम से कम 30 दिन से आप उस जिले में रह रहे हो, उसी जिले में आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक्ट में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आगे की बात करें, सेकंड स्टेज क्या? नोटिस आपने दे दिया। नोटिस देने के बाद क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार है वो नोटिस को विवाह अधिकारी के कार्यालय में एक प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जाएगा। यानी कि जब भी आप किसी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे तो वहां पर बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है, बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा होता है ब्लैक कलर का। उस बोर्ड पर
आपका जो नोटिस है वो नोटिस चस्पा किया जाएगा, जिसमें आपका लड़के का और लड़की का दोनों का नाम होगा। ये शादी करना चाहते हैं, इन्होंने इस तारीख को नोटिस दिया था और इस तारीख तक अगर किसी को कोई, जैसे किसी ने 1 तारीख को नोटिस दिया तो 30 तारीख तक का उनको टाइम मिलेगा। 30 तारीख तक के लिए, 1 से 30 तारीख तक के लिए वो नोटिस इस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा और वहां पर उस पर लिखा हुआ होगा कि भाई ये दोनों जो है वो शादी करना चाहते हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। अगर किसी को आपत्ति हो तो वो इन 30 दिनों के अंतर्गत अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को इनकी शादी से आपत्ति है, यानी कि कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है कि भाई कोई ये बताना चाहता है कि भाई हाँ ये दोनों आपस में रिश्तेदार है और शादी करे तो ये शादी नहीं हो सकती, या फिर वो कोई ये कह सकता है कि भाई इनकी पहले से शादी हो चुकी है और फिर भी ये झूठी बात बता करके शादी करना चाहता है, यानी कि इस तरह का अगर कोई रीजन देना चाहता है तो इस 30 दिन के अंतर्गत रीजन दे सकता है। 30 दिन के अंतर्गत अगर कोई रीजन दे देगा तो उनकी शादी को एक बार के लिए वहां रोक दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड को वहां रोक दिया जाएगा। उनको फिर उसका समाधान निकाला जाएगा कि क्या भाई उन्होंने जो रीजन दिया वो सच है या नहीं है, इसकी पुष्टि की जाएगी। अगर वो सच नहीं पाया जाता तो फिर बाकी की कार्रवाई जो आगे कंटिन्यू हो जाएगी, और अगर सच पाया जाता है तो उनकी शादी वहां नहीं हो पाएगी। 30 दिनों के समय इसलिए दिया जाता है ताकि अगर किसी व्यक्ति को इस विवाह से कोई आपत्ति हो तो वो उस आपत्ति को दर्ज करा सके। अब नोटिस दे दिया, नोटिस 30 दिनों तक चिपका भी रह गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं आई तो क्या होगा, तो आगे की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपत्ति आती है तो वही आपत्ति आती है तो विवाह अधिकारी उसकी जांच करेगा। जांच के लिए अधिकारी के पास फिर से 30 दिन करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई इस शादी में टाइम बहुत लगता है। पहले तो 30 दिनों के लिए क्या होगा, 30 दिनों के लिए नोटिस चिपका रहेगा। मान लो किसी ने 29वें दिन जाकर के कोई क्या कर दिया, 29वें दिन जाकर के कोई आपत्ति दर्ज करा दी, तो 29वें दिन जाकर के कोई आपत्ति दर्ज करा दी, चाहे उसने झूठी कराई चाहे उसने सच्ची कराई, उस आपत्ति की जांच करने के लिए जो अधिकारी होगा उसको फिर से 30 दिन का टाइम मिलेगा। कितना, 30 दिन का टाइम फिर से मिलेगा कि 30 दिन के अंतर्गत वो वापस उस आपत्ति की जांच कर सकते हैं। तो 30 दिन तो ये, 30 दिन ये, कितने, लगभग 2 महीने का टाइम तो यही निकल गया। फिर 30 दिन के बाद उसको पता चलता है कि हाँ भाई आपत्ति सही नहीं है या आपत्ति झूठी है। 30 दिन का टाइम मिला, हो सकता है वो 15 दिन में सोल्व कर ले, वो 20 दिन में सोल्व कर ले, 30 दिन का टाइम ले, जितना भी वो टाइम लेना चाहता है वो ले सकता है। उसके पास 30 दिन का टाइम पूरा है। उसके बाद वो जब पाता है कि हाँ भाई जो आपत्ति दर्ज की गई वो सही आपत्ति नहीं है, वो गलत आपत्ति है या कोई झूठी आपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में इस 30 दिन के बाद यानी कि 2 महीने बाद फिर से आगे की कार्रवाई जो है वो चालू होगी। तो अगर कोई आपत्ति नहीं आती है, आपत्ति झूठी आती है, तो विवाह की अनुमति इस टाइम पे दे दी जाएगी। इस 30 दिन के बाद क्या होगा कि विवाह की अनुमति दे दी जाएगी कि हाँ आप लोग शादी कर सकते हो। अब शादी करने के लिए क्या होगा, यहां तक शादी नहीं हुई है, यहां तक सिर्फ आपने नोटिस दिया है, नोटिस का टाइम पीरियड निकला है, किसी को आपत्ति थी या नहीं थी उसका पता चला, शादी करने का प्रोसेस अब आगे है। अब आपको क्या करना होगा, 4th स्टेज पे जाकर के आपका विवाह होगा। विवाह कैसे होगा, विवाह ये होगा कि 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद, और अगर उस 30 दिन में कोई वैलिड आपत्ति नहीं आई है तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष को विवाह अधिकारी के सामने आना होगा। कार्यालय में ही उनका विवाह किया जाएगा। जो एक रिचुअल है, छोटा सा रिचुअल फॉलो किया जाता है, जो भी वहां डिसाइड कर लिया जाता है उस रिचुअल को फॉलो किया जाएगा, वो किया जाएगा। उसके शादी करने के लिए वहां पर इन दोनों के 3 गवाह होने मिनिमम जरूरी, 3 से 4 गवाहों की मांग कर ली जाती है। जनरली 3 ही मांगे जाते हैं, लेकिन कई कई पर मैंने ये देखा है कि 4 गवाह भी मांग लेते हैं। तो जितने भी गवाह वो मांगते हैं, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं कहीं पर 4 मांगते हैं, कहीं पर 3 मांगते हैं। आपको पहले ही अपने एडवोकेट से सारी बात कर लेनी है, और ये सारी चीजें आपको खुद नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको एडवोकेट के जरिए ही करवानी चाहिए। क्योंकि जब भी आप ये सारी चीजें खुद करने जाओगे तो इसमें छोटी छोटी मिस्टेकों की वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, आपका विवाह जो है होते होते रह जाएगा। और मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपका अंतरजातीय विवाह नहीं है या आपका पार्टनर जो है देश से बाहर नहीं रहता, तो आप नॉर्मल वाली कोर्ट मैरिज कीजिए। इसके चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आप उदयपुर में आके कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल जो मिल जाएगी, आप आकर के शादी कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ जुड़ करके आपका शादी जो है वो अच्छे से करवा सकते हैं। अब देखिए, 3 गवाहों की उपस्थिति होनी जरूरी। 3 गवाह होंगे, सबके हस्ताक्षर होंगे दोनों पार्टी के, और 3 गवाह के, 5 लोगों के साइन होंगे। साइन होने के बाद क्या होगा कि भाई उनका विवाह वहां संपन्न माना जाएगा। संपन्न होने के बाद एक रजिस्टर होता है मैरिज रजिस्टर के पास, उस रजिस्टर में उनकी सारी डिटेल नोट की जाएगी। डिटेल क्या नोट की जाएगी, मैरिज सर्टिफिकेट बुक बोलते हैं उसको। मैरिज सर्टिफिकेट बुक में क्या होगा, क्रम संख्या लिखी होगी कि भाई इस महीने में इतने, इस नंबर पे इनकी शादी हुई है। उनकी डिटेल होगी, भाई लड़के का नाम, लड़की का नाम, उनका पूरा एड्रेस वगैरह, कौन से गवाह थे, तीनों गवाहों का नाम, और उन सबके 5 के इस साइड में साइन। सारी चीजें उस रजिस्टर में नोट डाउन की जाएगी, उन्हीं से खुद से ही लिखवाई जाएगी। ये सारी चीजें लिखने के बाद
उनका जो है मेरिट सर्टिफिकेट बनने के लिए आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा और कुछ टाइम में मेरिट सर्टिफिकेट बन करके उनको वापस मिल जाएगा। उनको वापस वहां आकर के उसको क्या करना होता है, उसको वहां आकर के कलेक्ट करना होता है। तो ये सारी रहती है प्रोसेस। ये सारा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जब आपका अंतरधर्म के अंदर हो और या देश के बाहर किसी व्यक्ति, निवास करने वाले व्यक्ति से आप शादी कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। फीस की अगर मैं बात करूं तो इसमें फीस जनरल जो नॉर्मल विवाह होता है उससे लगभग डबल या डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा ही लगती है। तो ये चीज आपको देख करके चलनी है। आपका फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।